रोजगार के मुद्दे पर मैं फिर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलती हूं कैराना। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे, वहां से पलायन के मुद्दे को जोर शोर से फिर से बीजेपी ने उठाया। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे वो। देखिए, तो इससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। उनके पास मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद हैं। देश के होम मिनिस्टर अगर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देते हैं तो उन्हें उत्तराखंड का भी आंकड़ा देना चाहिए। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहां बाकायदे कमीशन बना, और कमीशन इस वाले में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। ये 22 लाख नौकरी पे क्यों नहीं बात करना चाहते? अगर मैं 22 लाख नौकरी दे रहा हूं, मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि SCL कैंपस जो लखनऊ में बना, उसमें 5,500 नौकरियां डायरेक्ट मिली हैं, जिसमें 3,500 इंजीनियर्स हैं। अभी जो बैचेस चल रहे हैं उसमें 512 के पास करने वाले बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं। तो अगर लखनऊ जैसी जगह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ सकता है SCL का, इसी तरह का अगर हम IT हब बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो शायद बड़े पैमाने पे नौकरी मिल सकती है। क्योंकि इधर हर बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ मूव कर रहा है। आज चाहे वो टैक्सी हो, चाहे खाना मंगाना हो, चाहे कोई भी हो, एप्स बन रहे हैं, तो ये संभव है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें नौजवान पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैंने ये 22 लाख नहीं, ये तो कई लाख और बढ़ सकता है अगर सही तरीके का IT सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। दरअसल ये होती है ना, चुनावों के पहले तो नेताजी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावों के बाद इतने बड़े आंकड़ों को पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती ये बात समाजवादी पार्टी के लिए मत कहिए। समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसको लागू किया, और घोषणा पत्र में जो चीजें नहीं थी वो भी की। ये लखनऊ एक उदाहरण है। हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो नहीं थी, हमारे मैनिफेस्टो में रिवर फ्रंट नहीं था, लेकिन ये हमने मैनिफेस्टो के बाहर भी काम किया। ठीक है, एक बार फिर से कैराना का सवाल। वहां पर गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि पहले पलायन करवाने वाले अब खुद ही पलायन करने के लिए मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी सुरक्षा वहां पर हुई है, और जो लोग पलायन करके गए थे वो उन्होंने घर वापसी कर ली है। उन लोगों के परिवारों से जाकर भी उन्होंने मुलाकात की है। पलायन कैराना का कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, और वहां के जो आपके उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। अभी तक टिकट नहीं कटा उनका, बार बार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आपने टिकट दे दिया था। और भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था किसानों की आय दोगुनी होना। क्या ये कैराना में जाकर के, मुजफ्फरनगर में जाकर के, शामली में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के बताएंगे कि किसानों की आय दोगुनी हुई? और कम से कम किसानों को बताएं कि 3 कानून क्यों लाए थे, क्या किसानों का नुकसान हो रहा था, अब तो वापस हो और गया। क्या वजह थी कि 3 कानून वापस ले लिए, इससे क्या खुशहाली आएगी? ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। अभी भी गन्ने का किसानों का पैसा बकाया है, वो नहीं बताएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली है, जवाब नहीं देंगे। फौज में भर्ती क्यों नहीं हो रही, उसका जवाब नहीं देंगे। तो इनके पास जवाब नहीं है। रोजगार को लेकर के, महंगाई कैसे कम हो, इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के काम कर रहे हैं। और फिर देखा नहीं आपने, कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, FIR दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते हैं। आपने तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था, कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। अगर धारा 144 लागू होती और वर्चुअल रैली कैसे होगी इसका पूरा पता होता तो शायद ये काम नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि 300 लोग कर सकते हैं, और फिर नेता जब तक सामने लोग न हो, माइक न हो, तो कैसे भाषण देगा? तो अब बदली हुई परिस्थितियों में नेता को सीखना पड़ेगा। हम तैयार हैं और हम लोग काम कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है माध्यम में बीजेपी बहुत मजबूत है। नहीं तो मजबूत क्या है? डर है इस बात का? डर नहीं है। मुझे जानकारी हुई है कि जिस तरीके से पंजाब में किसानों ने कुर्सियां खाली कर दी, छोड़ दी थी, भारतीय जनता पार्टी अगर रैली करती है इस चुनाव में
तो खाली कुर्सियां उन्हें मिलती, इसलिए जानबूझ कर भी पाबंदी लगी है, जानबूझकर पाबंदी। लेकिन ये जानबूझ फैसला तो करके। चुनाव और मैं आयोग का कहता हूँ है। 4 पहिए गाड़ियां घूम रही हैं इनकी, भोंपू लगा करके चल रहे हैं, स्क्रीन लगा करके चल रहे हैं। ये भोंपू वाली गाड़ियां क्या 10 दिन में तैयार हो जाती हैं? ये झूठा प्रचार करनी है, भोंपू निकले हैं, इनसे लोग परेशान हैं। उनका रथ निकला तो भोंपू, आपका रथ निकला तो विजय मेरा यात्रा। रथ नहीं था, मेरा रथ अलग था। ये जो छोटी छोटी एलईडी वैन लगी हैं, भोंपू लगा करके चल रही हैं, इनमें झूठ का प्रचार हो रहा है। ये जो भोंपू से आवाज आएगी सब झूठी होगी। एलईडी से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिरा रहे हैं। लेकिन उनको कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? ये बड़ा सवाल है। लोगों के, मंत्रियों के घर में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के घरों में जब तक इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस नहीं दी थी, उससे पहले उनके यहाँ कैसे रूम तैयार था, कैसे उन्हें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था? हम विपक्ष के लोगों पे तैयार ही नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें कैसे पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कल चुनाव में इसी की जरूरत होगी?